हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, ये जो है पार्ट सेकंड है फिलॉसफी का। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट अभी तक नहीं देखा है फिलॉसफी का, जिसमें हम लोगों ने देखा है शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की प्रकृति, ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने पार्ट वन में जो है फिलॉसफी के पार्ट वन में यानी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर की जो क्लासेज जो है हमने स्टार्ट की है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि हम लोगों ने साइकोलॉजी का लगभग 9 से 10 वीडियो मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो आप लोग उन वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब हम लोग मतलब स्टार्ट किए हैं कल से जो है मतलब कि दार्शनिक परिपेक्ष, शिक्षा के दार्शनिक परिपेक्ष जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। पेपर फर्स्ट छत्रपति साहू महाराज यूनिवर्सिटी में हो, अगर प्रयागराज यूनिवर्सिटी में होंगे तो ये जो है पेपर फर्स्ट में ही होगा, लेकिन इसमें सोशियोलॉजी भी ऐड हो जाता है प्रयागराज यूनिवर्सिटी में। कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, शिक्षा के दार्शनिक परिपेक्ष अगर आप लोगों के टॉपिक है दर्शन शास्त्र या फिर फिलॉसफी के नाम से, तो आप लोगों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। पार्ट वन पहले आप लोग देख लेना, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक मतलब पिछले वीडियो में यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है कि शिक्षा एक गतिशील के रूप में किस प्रकार है। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग चलने वाले शिक्षा एक दुमुखी प्रक्रिया है। ये जो है इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। तो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? तो सबसे पहले जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। यानी कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है। सॉरी, यहाँ पे कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। यानी कि शिक्षा जो है द्विमुखी प्रक्रिया कैसे है, मतलब इस प्रकार है कि जिसमें जो है एक व्यक्तित्व, किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे जान सकते हैं हम लोग, ये हम लोग ने व्यक्तित्व वाले पार्ट में, शिक्षा मनोविज्ञान वाले पार्ट में लास्ट वीडियो में हम लोग देखा। फिर भी मैं बता देता हूँ कि व्यक्तित्व होता क्या है। व्यक्तित्व क्या होता है कि किसी व्यक्ति के अंतर्निहित और बाह्य संरचना के आधार पर उसके अंदर की जितने भी बातें हैं उसको जान लेना ही व्यक्तित्व कहलाता है। तो व्यक्तित्व आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग शिक्षा के द्विमुखी प्रक्रिया में क्या है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्तित्व दूसरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, किसी मान लो ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, इसका जो व्यक्तित्व है इस वाले व्यक्तित्व को अगर प्रभावित करता है, जिससे जो है उसके व्यवहार में परिवर्तन हो सके, तो इस प्रकार जो है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डिटेल में बता देते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जॉन एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। इसके अनुसार शिक्षा के दो पक्ष होते हैं। प्रथम जो प्रभावित करता है यानी कि शिक्षक, और द्वितीय जो प्रभावित होता है यानी शिक्षार्थी या फिर विद्यार्थी। द्विमुखी प्रक्रिया में क्या है कि द्विमुखी प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का रोल होता है। यानी कि शिक्षा में दो पक्ष होते हैं। प्रथम जो प्रभावित करता है यानी कि शिक्षक, जिसे हम लोग टीचर कहते हैं। द्वितीय पक्ष वो होता है जो प्रभावित होता है यानी हम विद्यार्थी या फिर शिक्षार्थी। शिक्षा के दो ध्रुव हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। दोनों के सम्मिलित व सक्रिय सहयोग से ही शिक्षा की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। यानी कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो शिक्षक और विद्यार्थी के दोनों के को कॉम्बिनेशन से, सम्मिलित और सहयोग से ही शिक्षा की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ती है। अतः शिक्षा की प्रक्रिया में बालक शिक्षक का समान महत्व है। मतलब कि शिक्षा की जो द्विमुखी प्रक्रिया है उसमें जो है बालक का भी और टीचर का भी, यानी शिक्षक का भी और विद्यार्थी का, दोनों का जो है समान महत्व होता है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के मध्य आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती है। यानी शिक्षक, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती ही रहती है। एक मार्ग प्रदर्शक होता है, दूसरा जो है उसका अनुकरण करता होता है।
एक मार्ग प्रदर्शक यानी मार्ग पर चलाने वाला, मार्ग को दिशा देने वाला यानी कि यहाँ पे शिक्षक है। और जो दूसरा होता है वो अनुकरणकर्ता होता है यानी कि शिक्षार्थी या फिर विद्यार्थी जो उसके मार्ग बताए गए मार्गों पर चलता है वो जो है विद्यार्थी होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया कैसे है। यहाँ पे एक टीचर है कोई, यहाँ पे सारे स्टूडेंट बैठे हैं, तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट की जो है दोनों के सहयोग से ही क्लासेस चल रही हैं। तो इस प्रकार शिक्षा जो है एक द्विमुखी प्रक्रिया है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मान लो कोई भी यहाँ पे मीटिंग चल रही है, तो जो मुख्य होता है और जो उसके सामने बैठे होते हैं जितने भी गेस्ट या फिर सदस्य, तो दोनों के सहयोग से ही वो मीटिंग जो है चलती है। तो इस प्रकार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है उसमें जो है शिक्षक और विद्यार्थी ही होते हैं, केवल दो ही चीज़ें होती हैं, शिक्षक और विद्यार्थी, और दोनों का को कॉम्बिनेशन होता है यानी कि दोनों के सहयोग से ही जो है कार्यक्रम आगे बढ़ता है। तो शिक्षक एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। ये चीज़ ध्यान रखना कि किसने कहा था शिक्षक एक द्विमुखी प्रक्रिया है, तो जॉन एडम्स ने कहा था कि शिक्षा जो है एक द्विमुखी प्रक्रिया है। तो ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए कि शिक्षा जो एक त्रिमुखी प्रक्रिया है उसको जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा जो है एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। उनका मानना है कि शिक्षण प्रक्रिया में बालक, शिक्षक, उसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम भी होता है। यहाँ पे तीन चीज़ें हो जाती हैं, जबकि द्विमुखी प्रक्रिया में मैंने बताया है कि केवल बालक और शिक्षक होते हैं, केवल दो चीज़ें ही होती हैं। जबकि जो त्रिमुखी प्रक्रिया है उसमें जो है बालक भी होता है, शिक्षक भी होता है और उसके साथ उसका पाठ्यक्रम भी होता है, यानी तीन चीज़ें होती हैं त्रिमुखी प्रक्रिया में। ये चीज़ें आप लोग तुलना करके यहाँ पे पढ़ोगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले चीज़ क्या है कि शिक्षा जो द्विमुखी प्रक्रिया है उसको जॉन एडम्स ने बताया है, जॉन एडम्स ने, और जो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया उसको जॉन डीवी ने बताया है। और जो शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया उसमें केवल शिक्षक और विद्यार्थी ही रहते हैं, जबकि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम तीनों चीज़ें रहती हैं। इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, बालक, शिक्षक, इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इन दोनों के बीच अंतः प्रक्रिया का आधार पाठ्यक्रम है। यानी कि शिक्षक और विद्यार्थी यानी बालक और शिक्षक के बीच जो है अंतः क्रिया का जो आधार होता है वो पाठ्यक्रम ही है, पाठ्यक्रम ही है, सिलेबस ही है। यहाँ पे देख लीजिए कि जो जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया बताया है उसमें तीन आधारभूत स्तंभ बताए हैं। पहला होता है शिक्षक, दूसरा होता है बालक, तीसरा होता है पाठ्यक्रम। यानी कि तीनों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है, जबकि द्विमुखी प्रक्रिया में केवल दो ही चीज़ें थी, उसमें शिक्षक और बालक ही था। इसमें क्या है, तीनों चीज़ें, पाठ्यक्रम भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आप लोग जैसे देख लीजिए कि कोई भी मान लो टीचर है, टीचर की भी भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण होती है, बच्चे की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद इसके हाथ में जो बुक है उसके अंदर जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है त्रिमुखी प्रक्रिया में। यहाँ पे भी आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हम लोगों ने देखा शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया। अब हम लोग देखने वाले शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है। बहुमुखी यानी कि चारों दिशाओं में चलने वाली प्रक्रिया है। इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब जो है शिक्षा को केवल विद्यालय और पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। विद्यालय के अतिरिक्त अन्य औपचारिक, निरौपचारिक साधनों को भी शिक्षा का साधन मान लिया जाता है। यानी कि शिक्षा जो एक बहुमुखी प्रक्रिया है, बहुमुखी प्रक्रिया कैसे है कि जो शिक्षा होती है वो केवल विद्यालय और पाठ्यक्रम तक ही निश्चित नहीं होती है, बल्कि विद्यालय के अतिरिक्त स्थानों पे, अन्य स्थानों पे, जैसे पारिवारिक शिक्षा हो गई या फिर अन्य साधनों से, औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक साधनों से जो भी शिक्षा प्राप्त होती है हम लोगों को, वो जो है शिक्षा की बहुमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि विद्यालय को छोड़कर, पाठ्यक्रम को छोड़कर जितनी भी इसके अलावा जो भी हमें शिक्षा प्रदान होती है, जैसे सामाजिक शिक्षा यानी समाज से मिली शिक्षा, परिवार से मिली शिक्षा या फिर अन्य साधनों से मिली शिक्षा जो होती है,
वो जो है हम लोगों को बहुमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत उस शिक्षा को हम लोग रखते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। आज जो है शिक्षा को खुला, स्वतंत्र, लचीला माना जा रहा है। यानी कि शिक्षा को या फिर एजुकेशन को जो है आज हम लोग खुला मतलब खुला, स्वतंत्र और लचीला मानते हैं शिक्षा को। इस प्रकार शिक्षा द्विमुखी, त्रिमुखी ना होकर बहुमुखी बन गई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि शिक्षा जो है अब जो है ना तो द्विमुखी है, द्विमुखी का मतलब केवल बालक और शिक्षा, ना तो त्रिमुखी है, त्रिमुखी का मतलब बालक, शिक्षा और पाठ्यक्रम ना होकर, द्विमुखी और त्रिमुखी ना होकर बहुमुखी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा हो गई है हमारी अब जो है केवल विद्यालय, केवल पाठ्यक्रम, केवल टीचर से ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों से भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो है बहुमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, जिसमें विभिन्न साधन व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए संलग्न होते हैं। यानी कि विद्यालय, शिक्षक, टीचर, पाठ्यक्रम, इसके अलावा भी अन्य साधनों से जो भी शिक्षा प्राप्त होती है वो जो है बहुमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर आप लोग अंतर करके मतलब कि डिफरेंस, तुलनात्मक आप लोग अध्ययन करोगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 60 में मैं बता देता हूँ, तो द्विमुखी प्रक्रिया जॉन एडम्स ने दिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डीवी ने दिया है। द्विमुखी प्रक्रिया में केवल बालक और शिक्षक होते हैं, त्रिमुखी प्रक्रिया में बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम होते हैं, और जो बहुमुखी प्रक्रिया है उसमें क्या होता है कि विद्यालय और पाठ्यक्रम, शिक्षक के अलावा जो अन्य माध्यमों से हम लोगों को शिक्षा प्रदान होती है, प्राप्त करते हैं हम लोग अन्य साधनों से, जैसे परिवार से, समाज से या अन्य साधनों से, तो वो जो है बहुमुखी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को तीनों चीज़ें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा से अर्थ है कि इस प्रकार की शिक्षा विद्यार्थियों को विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा एक निश्चित योजना, पाठ्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है। यानी कि जो औपचारिक शिक्षा होती है, यहाँ पे शिक्षा के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। यहाँ पे हेडिंग चाहे तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग भी बना सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो कि शिक्षा के प्रकार है। यहाँ पे लिख दीजिए शिक्षा के प्रकार है, कितने प्रकार की शिक्षा होती है, शिक्षा के प्रकार। यहाँ पे आप लोग हेडिंग बना लेना। उसमें जो पहला नंबर है हमारा औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? औपचारिक शिक्षा से अर्थ है इस प्रकार की शिक्षा जो है विद्यार्थियों को विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा एक निश्चित योजना, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित समय, निश्चित स्थान पर जो भी शिक्षा प्रदान की जाती है वो सारी चीज़ें औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार के शिक्षण की योजना पहले से ही बना ली जाती है। यानी कि जो औपचारिक शिक्षा होती है इन सब शिक्षण की योजना पहले से ही तैयार कर ली जाती है। इनका पाठ्यक्रम जो है निश्चित होता है, समय निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है तथा इसका उद्देश्य भी निश्चित कर लिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार की शिक्षा को विद्यार्थी भी जानते बूझते प्राप्त करते हैं। औपचारिक शिक्षा में विद्यार्थी को निश्चित समय, निश्चित रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा का प्रमुख साधन व केंद्र विद्यालय होते हैं, परंतु विद्यालय के साथ साथ पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अजायब घर, पुस्तकें आदि अन्य साधन जिनसे विद्यार्थी ज्ञानार्जन करता है या ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है जो औपचारिक शिक्षा में जो चीज़ें होती हैं कि जैसे विद्यालय के साथ साथ जो है पुस्तक का भी अध्ययन कहते हैं, पुस्तकालय में जो भी अध्ययन किया जाता है, जो भी शिक्षा प्राप्त की जाती है, प्रयोगशाला के माध्यम से जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, अजायब घर में मान लो बच्चों को ले जाया जाता है, वहाँ से जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, पुस्तकों से जो शिक्षा प्राप्त की जाती है, ये सारे साधन जो होते हैं वो सारे चीज़ें औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आप लोग जैसे देख लीजिए किसी टीचर के द्वारा किसी बुक के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, यहाँ पे मतलब पुस्तकालय या फिर जिसे हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं, वहाँ पे अगर आप कोई भी बच्चा अगर शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो भी औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। या फिर प्रयोग करके, खुद से प्रयोग करके करके सीखना जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी ये जो है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो औपचारिक शिक्षा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा को अनियमित शिक्षा भी कहते हैं, यानी कि इसका कोई भी नियम नहीं होता है।
इस प्रकार की शिक्षा जन्म भर चलती है, यानी कि जो औपचारिक शिक्षा होती है वो जन्म भर चलती रहती है। अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा क्या होती है कि एक निश्चित समय, एक निश्चित स्थान, एक निश्चित मतलब समय, निश्चित स्थान, निश्चित पाठ्यक्रम में चलती है। जबकि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसका जो है कोई निश्चित समय नहीं होता है, वो जन्म भर चलती रहती है। इस प्रकार की शिक्षा में विद्यालय या फिर शिक्षक की औपचारिकता नगण्य होती है, यानी अनौपचारिक शिक्षा में ना तो विद्यालय होता है ना ही शिक्षक होता है। अनौपचारिक शिक्षा में बालक को हंसते, खाते पीते, काम करते, उठते बैठते आकस्मिक अनायास ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो औपचारिक शिक्षा होती है, जो अभी हम लोगों ने देखा, उसमें क्या होता है कि एक निश्चित स्थान होता है, विद्यालय होता है, निश्चित समय होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है। उसी में शिक्षा जो दी जाती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जो निरौपचारिक शिक्षा इसके जस्ट अपोजिट होती है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है कि इसमें कोई निश्चित स्थान नहीं होता, ये अनिश्चित शिक्षा होती है। इसमें क्या होता है, जैसे पारिवारिक शिक्षा हम लोग कह सकते हैं, सामाजिक शिक्षा कह सकते हैं, या फिर अन्य साधनों से जो भी शिक्षा प्राप्त होती हैं। जैसे कि बालक को हंसते-हंसते, खाते-पीते, काम करते, उठते-बैठते जो भी शिक्षा प्राप्त होती है, उसे हम लोग अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, इनफॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा। यहाँ पे उदाहरण के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा जो है हम लोग समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे अपने माँ-बाप, मित्र, भाई-बहन, पड़ोसी, समाज, अन्य व्यक्ति जिनसे भी बालक का परिचय होता है, वह सबसे कोई न कोई ज्ञान प्राप्त करता है या ग्रहण करता है, वही जो है अनौपचारिक शिक्षा होती है। यानी कि कहने का मतलब वही है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो बच्चा होता है वो अपने माँ-बाप, मित्र, भाई-बहन, पड़ोसी, समाज या फिर अन्य व्यक्तियों से जो भी शिक्षा प्राप्त करता है, वो सारी चीज़ें अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। अनौपचारिक शिक्षा में कोई निश्चित योजना नहीं होती है, निश्चित सीमा नहीं होती है, निश्चित समय नहीं होता है। बच्चे का परिवार, मित्र, पड़ोसी, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, टीवी, रेडियो, जनसंचार, अन्य साधन से दल एकजुट, खेल आदि से जो है अनौपचारिक शिक्षा के साधन होते हैं। यानी कि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है उसमें कोई निश्चित स्थान नहीं होता, कोई निश्चित समय नहीं होता, कोई निश्चित योजना नहीं होती है। बल्कि जो बच्चा जो होता है अपने घर परिवार, भाई-बहन, माँ-बाप या फिर टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, टीवी इस तरह जो भी अन्य साधन होते हैं, इन सब से जो भी शिक्षा प्राप्त करता है बच्चा या फिर बालक या फिर मनुष्य या फिर व्यक्ति, वो सारी शिक्षा जो है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ़ोटो के माध्यम जैसे है घर परिवार के द्वारा प्राप्त शिक्षा, टीवी देख रहा है उससे जो भी सीखने को मिल रहा है या फिर खेल-कूद से जो भी सीखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने औपचारिक, अनौपचारिक शिक्षा हम लोगों ने समझ लिया है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की प्रकृति क्या होती है। शिक्षा की प्रकृति हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले शिक्षा की प्रकृति यानी नेचर ऑफ एजुकेशन क्या होता है। शिक्षा एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है और इसके मुख्य 3 अंग होते हैं। यानी कि जो शिक्षा होती है वो एक प्रकार से सामाजिक प्रक्रिया होती है। इसमें जो है मुख्य 3 अंग होते हैं। एक शिक्षक होता है यानी टीचर, एक विद्यार्थी होता है, एक विषय सामग्री यानी पाठ्यक्रम या फिर सिलेबस। व्यापक अर्थ में शिक्षा समाज में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, परंतु संकुचित अर्थ में यह प्रक्रिया केवल विद्यार्थी में ही चलती है। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं। यहाँ पे जिसके उद्देश्य जो है समाज द्वारा निश्चित होते हैं। शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण उस समाज के धर्म, दर्शन, उसकी संरचना, उसकी संस्कृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र, वैज्ञानिक प्रगति आदि पर निर्भर करता है। यानी कि जिस शिक्षा का स्वरूप होता है उसके समाज, उसके धर्म, उसके दर्शन, संरचना, संस्कृति इन सारी चीज़ों पर उसका स्वरूप जो है निर्भर करता है। शिक्षा का कार्य ऐसे मानवों का सृजन करना है जो एकीकृत होकर समाज का विकास कर सके। यानी कि सिर्फ शिक्षा का कार्य होता है ऐसे मानव का सृजन करना, ऐसे मनुष्य का
उत्पत्ति या फिर सृजन करना कि जो एकीकृत होकर समाज का विकास कर सके, एकजुट होकर समाज का विकास कर सके। ये सारी चीज़ें शिक्षा के कार्य के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग देखने वाले हैं शिक्षा एक विज्ञान के रूप में कैसे है, यानी शिक्षा जो है, शिक्षा को एक विज्ञान के रूप में हम लोग कैसे देखते हैं, इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। शिक्षा के विज्ञान पक्ष को समझने के लिए हमें विज्ञान से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन करना होगा। यानी कि शिक्षा के विज्ञान पक्ष को समझने के लिए हमें विज्ञान से संबंधित विशेषताओं का अध्ययन करना होगा। इसमें पहला है व्यवस्थित ज्ञान का समूह। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा विज्ञान है। शिक्षा विज्ञान है क्योंकि शिक्षा जो है विशेषज्ञों के कई वर्षों तक किए गए शोध कार्यों, प्रयोगों के बाद यह सिद्ध हो चुका है कि शिक्षा भी एक व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि शिक्षा एक प्रकार से विज्ञान है क्योंकि जो शिक्षा जो है विशेषज्ञों के कई वर्षों तक किए गए शोध कार्यों, उनके प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि शिक्षा भी एक व्यवस्थित ज्ञान है। निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। दूसरा नंबर है निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। शिक्षा के सिद्धांत लगातार अवलोकन के पश्चात विज्ञान की तरह विकसित हो चुके हैं। शिक्षा के विभिन्न सिद्धांत तथा तकनीकों की पिछले कई वर्षों से निरंतर जांच के उपरांत उनके परिणामों का अध्ययन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन आदि इसके विषय रहे हैं। अगला हम लोग देखते हैं सार्वभौमिक सिद्धांत। सार्वभौमिक सिद्धांत क्या होता है कि वैज्ञानिक सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं, यानी जो भी वैज्ञानिक सिद्धांत को ही हम लोग सार्वभौमिक सिद्धांत कह सकते हैं। ये अधिकाधिक यानी अधिक हम लोग अब परिस्थितियों में प्रत्येक जगह एक सा ही परिणाम देते हैं। शिक्षा के सिद्धांत भी विज्ञान के सिद्धांत की तरह होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, जो कि सभी शैक्षिक इकाइयों के द्वारा मान्य होते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि कारण और परिणाम संबंध। चौथा नंबर है कि विज्ञान के सिद्धांत हमेशा कारण और परिणामों के संबंधों की व्याख्या करते हैं। विज्ञान के रूप कारण परिणाम में संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। शिक्षा के सिद्धांतों को विशिष्ट समस्याओं के समाधान हेतु लागू करके उसके परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रभावी प्रेरण छात्र की कार्यशाला को बढ़ाता है और कमजोर नियोजन कार्य कुशलता को कम करता है। यह कमजोर नियोजन कारण है और कार्यकुशलता अर्थात कम उत्पादन परिणाम है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा एक विज्ञान है क्योंकि शिक्षा में विज्ञान की लगभग सभी विशेषताएं हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि शिक्षा एक विज्ञान है। शिक्षा को हम एक विज्ञान के रूप में कह सकते हैं क्योंकि जो शिक्षा में विज्ञान की लगभग सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। शिक्षा एवं कला के रूप। पहला है व्यवहारिक ज्ञान। कला यह सिखाती है कि एक कार्य को प्रभावी ढंग से कैसे किया जा सके। इस प्रकार शिक्षा के अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कला का प्रयोग अर्जित ज्ञान को व्यवहारिक रूप में करने से संबंधित होता है। दूसरा है हमारा व्यक्तिगत कुशलता। कला व्यक्तिगत कुशलता पर ही निर्भर करती है। ऐसा इसलिए है कि प्रत्येक कलाकार का काम करने का अलग तरीका है। समान तकनीकी एवं योग्यता होने पर भी हर कलाकार की कार्य कुशलता सफलता जो है भिन्न भिन्न होती है, उसकी व्यक्तिगत कुशलता पर निर्भर करता है। सृजनात्मकता क्या होती है? कला वास्तव में सृजनात्मक है क्योंकि प्रत्येक कलाकार के भीतर कुछ न कुछ सृजनात्मक तत्व विद्यमान रहते हैं। शैक्षिक प्रक्रिया एक कला है जिसके अंतर्गत सौंदर्यपूर्ण वातावरण के द्वारा कर्मचारियों को इस प्रकार अभिप्रेषित किया जाता है कि वे उपक्रम में अपनी श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करें। तो सृजनात्मक भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं निरंतर अभ्यास के द्वारा सुधार। जिस प्रकार कला में निरंतर अभ्यास के द्वारा सुधार किया जाता है, उसी प्रकार शिक्षा में भी निरंतर अभ्यास के द्वारा सुधार होता है।
उदाहरण के लिए यह गायक जिस प्रकार अभ्यास से अपने गायन में सुधार करता है, कोई भी जैसे एक गायक है वो जो है अपने गायन में सुधार करता है, उसी प्रकार शिक्षक जो है अपने निरंतर अभ्यास से नए अनुभव प्राप्त करता है। इस प्रकार वह समस्याओं का समाधान अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर करता है। अतः शिक्षा एक कला है, क्योंकि इसमें कला के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि शिक्षा एक प्रकार से कला है, इसमें कला के सारे गुण जो है विद्यमान रहते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, शिक्षा, शिक्षण और सीखना क्या होता है। एजुकेशन, टीचिंग और लर्निंग, इन तीनों में जो है अंतर है, इसको हम लोग देख लेते हैं अलग अलग। कि जो शिक्षा है, शिक्षा, शिक्षण, सीखना तीनों उद्देश्यपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं, परंतु प्रायः लोग तीनों से एक ही अर्थ लगाते हैं। वास्तविकता यह है कि तीनों में बहुत भिन्नताएं होती हैं, अतः तीनों के अर्थ को अलग अलग समझना होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम लोग प्रायः समझ लेते हैं कि शिक्षा, शिक्षण और सीखना जो है एक ही है, लेकिन इसमें अंतर है। इसमें जो शिक्षा होती है, शिक्षा क्या होती है? शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह उद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षा होती है मनुष्य के जन्म से लेकर अंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। शिक्षण क्या होता है? शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें सिखाने वाले सीखने वालों के लिए विभिन्न विधियों, युक्तियों, साधनों द्वारा सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करता है। यानी कि जो शिक्षण होता है, शिक्षण क्या होता है? शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके सिखाने और सीखने वालों के लिए, यानी कि जैसे टीचर है और मतलब टीचर और बालक के बीच में जो टीचर होता है वो बच्चे को सिखाने के लिए विभिन्न विधियों, युक्तियों, साधनों का प्रयोग करता है, परिस्थितियों का निर्माण करता है और सीखने वाले जो है इसकी सहायता से सीखते हैं। यानी बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, वो टीचर के द्वारा कुछ ना कुछ सीखता है। शिक्षण का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक सीखने वाला सीख नहीं जाता है। यानी कि शिक्षण का तब तक हम लोग उसका मीनिंग या अर्थ नहीं बता सकते हैं, या फिर उसको हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये शिक्षण अच्छा है, जब तक सीखने वाला यानी बच्चा जो है उससे शिक्षक से पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो जाए, उनके व्यवहार से वांछित परिवर्तन ना हो जाए, तब तक शिक्षण जो है सही नहीं होगा। सीखना क्या होता है? सीखने का अर्थ है अनुभव, शिक्षण, प्रशिक्षण अथवा अध्ययन द्वारा नए नए तथ्यों को जानना, नई नई क्रियाओं को करना, इन्हें जो है बहुत समय तक धारण करना तथा आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग करना। सीखने का तब तक कोई अर्थ नहीं होता जब तक उससे सीखने वालों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन ना हो जाए। तो ये चीज़ें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलते हैं, शिक्षा के उद्देश्य जान लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक जो है समाप्त हो जाता है। शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं? एम ऑफ एजुकेशन जिसे हम लोग कहते हैं। सबसे पहला व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, अर्थात व्यक्ति का बौद्धिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। तो व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास समझ में आ गए हो। अब व्यवसायिक कुशलता की उन्नति करना। शिक्षा के माध्यम से बालकों में श्रम के प्रति आदर तथा रुचि उत्पन्न करके हस्तकला के कार्य पर बल देना, ताकि भविष्य में बालक व्यवसायिक कुशलता में उन्नति प्राप्त कर सकें। अगला हम लोग देखते हैं व्यवहारिक शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान करना होना चाहिए ताकि बाद में वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। यानी कि जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, बालक को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी होनी चाहिए ताकि वह बाद में अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सके। अगला है हमारा नैतिक और चारित्रिक विकास। शिक्षा के माध्यम से नैतिक और चारित्रिक विकास का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति के चरित्र का सीधा प्रभाव समाज और राष्ट्र पर पड़ता है। चरित्रवान व्यक्ति ही किसी समाज और देश की प्रगति के आधार पर होते हैं। इसलिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नागरिकों का चरित्रवान बनाना होता है। यानी कि शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है
वो व्यक्ति के नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना होता है। अगला है हमारा समाजवादी समाज की स्थापना। शिक्षा द्वारा हमें ऐसे समाजवादी समाज की स्थापना करनी होगी जहां सभी जाति, प्रजाति, वर्ण, संप्रदाय के लोगों को सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त किया जा सके। यानी कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होना चाहिए वो समाजवादी समाज की स्थापना होनी चाहिए। हर जाति, हर प्रजाति, हर वर्ण समुदाय को एक समान जो है अवसर देना चाहिए। भावात्मक एकता का विकास। शिक्षा के माध्यम से ही हम देशवासियों में पारस्परिक प्रेम, सहयोग, भ्रातृत्व की भावना, त्याग, देश पर मर मिटने की भावना को जागृत कर सकते हैं। यानी शिक्षक के द्वारा, यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति के अंदर देश प्रेम की भावना लाना, पारस्परिक प्रेम करना, सहयोग, भ्रातृत्व, भाईचारे की भावना करना, ये सारी चीज़ें शिक्षा के मुख्य उद्देश्य होते हैं। तो ये टॉपिक में हम लोगों ने मतलब इस वीडियो में हम लोगों ने देखा शिक्षा का सेकेंड पार्ट में। तो इस वीडियो में हम लोग ने पूरा जो है 2 वीडियो में शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, शिक्षा से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे चीज़ों को हम लोगों ने 2 वीडियो में कवर कर लिया है। पिछला वीडियो भी आप लोग जाकर देख लेना अगर अभी तक नहीं देखा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस मतलब पार्ट में जो है कवर कर लिए हैं। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। और अगले पार्ट में हम लोग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। आप लोगों के एग्जाम के पहले तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं कवर करवा दूंगा। आप लोगों से वादा करता हूँ जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहना, डेली की वीडियोज़ आप लोग देखते रहना। आप लोगों की निश्चित ही बहुत ही हेल्प होने वाली है। तो कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।